हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। जो आपका पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो इस सब्जेक्ट के जितने भी बहुविकल्प टाइप के क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में ही एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। अगर आप 2022 और 2023 के अगर आप पेपर देखना चाहते हैं, पेपर का सलूशन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम 2022 और 2023 दोनों की लिंक को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिए, लिंक से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो बिना किसी देरी के अब करते हैं अपने लोग विकल्पों की शुरुआत। देखो यहाँ पे जो पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है शिक्षण की प्रकृति होती है। तो जो शिक्षण है, शिक्षण की प्रकृति जो है वो कला और विज्ञान दोनों है, इसलिए कला और विज्ञान दोनों वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है शिक्षा के प्रभावित करने वाले कारक। देखो शिक्षा को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता भी करती है, कक्षा का वातावरण भी करता है और छात्रों का मनोशारीरिक स्तर भी करता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण की प्रमुख क्रिया है। तो शिक्षण की प्रमुख क्रिया क्या है? प्रदर्शन करना भी है, प्रस्तुतिकरण करना भी है और क्रियान्वयन करना भी है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है संप्रेषण के घटक। तो संप्रेषण के 5 घटक हैं। कितने घटक हैं संप्रेषण के? संप्रेषण के 5 घटक हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण का कार्य क्या है? तो संप्रेषण का काम ये होता है, अगर आप किसी से बातचीत करोगे, किसी से विचारों का आदान प्रदान करोगे तो उससे क्या होंगे, आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो क्रियाशील बनेंगी, कर्म इंद्रियों को भी क्रियाशील बनेंगी और अनुभूति भी होगी। इसका मतलब उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर मान लो किसी के साथ आप संप्रेषण कर रहे हो तो संप्रेषण का प्रारूप क्या होगा? ठीक है, तो संप्रेषण का प्रारूप क्या हो सकता है? देखो शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक, इसलिए ए और बी दोनों है, शाब्दिक और अशाब्दिक हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण का अर्थ है। तो संप्रेषण का अर्थ क्या है? परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना है। क्या करना है? परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। तो शिक्षण का जो सामान्य सिद्धांत है वो प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है रुचि का सिद्धांत, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएंगे। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षण सूत्र है, शिक्षण सूत्र का प्रभाव किस पर पड़ेगा? ये शिक्षण पर पड़ेगा। किस पर? शिक्षण पर। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला कह रहा है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। तो देखो पूर्ण से जो अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है ये है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर। और गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान है, ये गेस्टाल्टवादी बोलते कि नहीं है। देखो कह रहा है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है, तो ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर है। लेकिन गेस्टाल्टवादी किसे कहते हैं? तो वो है कोहलर, कोपका और बर्धीमर, जिन्होंने किस पर प्रयोग करा? चिंपांजी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है किया जाता है किसमें? तो बाल मनोविज्ञान के व्यवहार के अध्ययन की बात हो रही है तो वो किया जाएगा बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है संप्रेषण एक प्रक्रिया है। तो संप्रेषण जो है वो गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है? गत्यात्मक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु निर्मित व प्रदर्शित की गई है। तो ये जो बात कही है ये क्लार्क ने कही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है? तो यह है B.F. स्किनर का। किसका है? B.F. स्किनर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है शिक्षण का प्रमुख अर्थ है।
तो शिक्षण है, शिक्षण का प्रमुख अर्थ होता है मार्गदर्शन यानी मार्ग प्रदर्शन और सिखाना तथा सूचना देना। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षण का जो प्रमुख अर्थ होता है वो मार्ग प्रदर्शन, सिखाना और सूचना देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं, नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा पेस्टोलॉजी की है। पेस्टोलॉजी कहते ने लिखा है या कहा है कि छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। तो किंडरगार्टन विधि है, इसमें भी करके सीखने के सिद्धांत से रिलेटेड है। मॉन्टेसरी में भी करके सीखना है, डाल्टन में भी करके सीखना है। इसलिए हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। तो शिक्षण का मूलभूत जो सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो शिक्षण का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। हम यहाँ पे चार के चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है उसी को बताते हुए चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। तो वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य छात्रों में वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल सही है। बालकों की विशिष्ट एकताएं और व्यक्तित्व का विकास होता है, यह भी सही है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, तो इसलिए उपयुक्त जो हमारा सभी वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए, नीरस नहीं होना, प्रकाशपूर्ण नहीं होना, अनुशासनात्मक भी रॉन्ग है और सौहार्दपूर्ण वाला ऑप्शन हमारा पहला वाला जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया है। तो शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया है, 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। ये कथन किसका है? तो ये बर्टन का है। किसका है? बर्टन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षण करते समय बच्चों की रुचि और उनके मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रेषण की प्रक्रिया है। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो एक पक्षीय भी है और द्विपक्षीय भी है, इसलिए एक पक्षीय व द्विपक्षीय दोनों, सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 26। चलिए इसे देखिए आप। कह रहा है शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, लेकिन जो परिणाम है इसका सिद्धांत नहीं है, इसलिए नहीं के अनुसार हमारा चौथा वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। तो सबसे उपयुक्त है मूर्त से अमूर्त की ओर। सबसे पहले जो दिखाई दे, उसके बाद में जो दिखाई ना दे, ठीक है, उसका शिक्षण के सूत्र है जो उपयुक्त, वो मूर्त से अमूर्त की ओर है। जो चीज़ें पहले दिखाई दें उन्हें पढ़ाना है, उसके बाद जो चीज़ें ना दिखाई दें उसे पढ़ाना है। नेक्स्ट है तर्कात्मक क्रम से शिक्षण से स्थायी या एवं ठोस होता है। तो ये अधिगम है, यानी तर्कात्मक क्रम से शिक्षण से स्थायी एवं ठोस होता है अधिगम। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं, नियमों से नहीं। ये परिभाषा किसकी है? तो ये पेस्टोलॉजी की है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन है, तो ये कथन जो है वो रेमंड का है। अगला क्वेश्चन नंबर 31। शिक्षण का सूत्र नहीं है।
तो ज्ञात से अज्ञात की ओर है, पूर्ण से अंश की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, लेकिन प्रेरणा का सिद्धांत है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? यानी पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्वेश्चन में पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार क्या करना है? दोहराना है। बार बार दोहराना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये है आवृत्ति का सिद्धांत, यानी बार बार दोहराना क्या है? आवर्ती का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। तो शिक्षण अधिगम जो सिद्धांत है वो देखिए क्रियाशीलता का सिद्धांत है, प्रेरणा का भी है, रुचि का भी है और प्रयोगात्मक कार्य प्रवृत्ति का नहीं है, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संप्रेषण के घटक देखिए यहाँ पे तीनों हैं। संप्रेषण के घटक क्या हैं? प्रेषक है, संदेश है, ग्राही है, इसलिए हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चैप्टर आ गया, देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका। तो विकल्प नंबर 1 किसी वस्तु, स्थान या घटना को देखकर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है निरीक्षण प्रविधि। अगला क्वेश्चन है उदाहरण प्रविधि के प्रकार हैं। तो जो उदाहरण प्रविधि है इसके 2 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाद विवाद। वाद विवाद प्रवृत्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो किसने किया है? हेरी ए आबरस्ट्रेड ने। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए थोड़ा सा हल्का प्रिंट आया है, लेकिन हम पढ़ के आपको बोल के सुना देंगे तो समझ जाओगे। खेल प्रवृत्ति के जन्मदाता कौन है? तो हेनरी कॉल्डवेल हैं। कौन है? हेनरी कॉल्डवेल। अगला है खेल किस कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है? ये कथन किसका है? तो खेल में किसी कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, ये वैलेंटाइन का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उच्च कक्षाओं में, यानी उच्च कक्षा में कौन सी प्रविधि उत्तम होती है? तो व्याख्यान विधि जो होती है वो उच्च कक्षा के लिए उत्तम होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुकरात किस प्रवृत्ति के जन्मदाता हैं? तो आपको बताना है कि सुकरात जो हैं वो प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति के जन्मदाता हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिक्षक स्वयं कथन कहा जाता है। तो विवरण प्रविधि। अगला क्वेश्चन देखिए दक्षता आधारित शिक्षण के प्रकार हैं, यानी दक्षता आधारित शिक्षण के प्रकार कौन से हैं? संज्ञान आधारित दक्षता और परिणाम आधारित दक्षता। इसका मतलब ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कहानी कथन होना चाहिए। तो कहानी कथन कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए। कहानी कथन आकर्षक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है, यह कथन किसका है? देखो उपचारात्मक जो शिक्षण है वो उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है, यह कथन है योकम एवं सिम्पसन का। किसका? योकम एवं सिम्पसन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है वाद विवाद प्रविधि कितने प्रकार की होती है? तो जो वाद विवाद प्रविधि है ये कितने प्रकार की? ये 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है सहभागी शिक्षण का आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनती है। यह कथन किसका है? तो यह है प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे का। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन कह रहा है छात्रों की त्रुटियों का निराकरण किया जाता है। तो बहुस्तरीय शिक्षण है, इससे किया जाता है छात्रों की त्रुटियों का निराकरण। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये रॉस का है। किसका है? रॉस का है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन किसका है? तो रॉस का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है, इसका अर्थ है छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी क्रियापरक जो शिक्षण प्रविधि है इसका अर्थ क्या है? छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा
वो है उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य। तो दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना ही क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये देखिए बहुत ही हल्की आई है, थोड़ा सा चलिए बोल के आपको समझा देंगे। प्रत्येक छात्र को अलग अलग शिक्षण देना क्या कहलाएगा। अगर आप प्रत्येक छात्र को अलग अलग शिक्षण दे रहे हो, अलग शिक्षण दे रहे हो तो वैयक्तिक शिक्षण कहलाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु बालक होता है। देखो अगर बाल केंद्रित शिक्षण की बात कर रहा है तब तो उसमें बालक होगा, और अगर आपसे शिक्षक केंद्रित की बात करें तो उसमें क्या होगा, शिक्षक होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है एक समय में एक से अधिक कक्षाओं में एक साथ शिक्षण की व्यवस्था करना क्या कहलाएगा। तो ये बहुकक्षा शिक्षण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, छात्रों की त्रुटियों को जानकर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण ये उपचारात्मक शिक्षण है। छात्रों की त्रुटियों को आपको पता लग गया, फिर उन त्रुटियों को दूर कर रहे हो तो ये उपचारात्मक कहलाएगा। अगर आप छात्रों की त्रुटियों को जान रहे हो, सिर्फ जानने की या पहचान कर रहे हो तो ये निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यटन विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जो पर्यटन विधि है ये आपका सर्वाधिक उपयुक्त है भूगोल शिक्षण में। किसमें, भूगोल शिक्षण में। अगला देखो क्वेश्चन है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे किसमें, विज्ञान में, तो इसमें विज्ञान भी शिक्षण हो जाएगा। अगला है सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। तो सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण में हो जाएगा आपका पर्यटन, क्या हो जाएगा, पर्यटन। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास। तो कल्पना शक्ति का विकास होगा कहानी के माध्यम से। नेक्स्ट है शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम जो होगा वो शिक्षण विधियां होंगी। शिक्षण विधियों के माध्यम से आप शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। तो जो शिक्षण विधियां होती हैं वो शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। किस पर, शिक्षण विधियां किस पर आधारित होती हैं, शिक्षण सूत्रों पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता। तो किंडरगार्टन के हैं आपके फ्रोबेल। नेक्स्ट है प्राचीन कालीन शिक्षण विधि। तो जो प्राचीन समय में शिक्षण विधि थी वो शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन इस समय जो है वो बाल केंद्रित है। अगला है विज्ञान शिक्षण में सहायक सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण जो विधि है वो कौन सी है। तो प्रयोग प्रदर्शन। विज्ञान में क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, प्रयोग प्रदर्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है भ्रमण प्रवृत्ति के चरण कौन से हैं। तो देखो शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, ये भी सही है। पर्यटन स्थल का चुनाव, देखो भ्रमण प्रवृत्ति के चरण यही तो हैं भाई। शैक्षिक उद्देश्य, कोई तो उद्देश्य होगा, तो उद्देश्य क्या है, शैक्षिक उद्देश्य। प्रकरण का क्या करोगे, चुनाव करोगे, और पर्यटन स्थल का भी चुनाव करोगे। पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, कौन कौन सी सामग्री ले जानी है उसका भी। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो वही आ गया प्रयोग प्रदर्शन विधि। तो प्रयोग किस में करोगे आप, विज्ञान में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी सरल है। शिक्षण को आनंददायक बनाना है, मनोरंजकपूर्ण हो, रुचिपूर्ण हो, तो ये खेल और गतिविधि प्रविधि है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण विधियों के प्रकार होते हैं। तो शिक्षण विधियां देखो प्रश्नोत्तर विधि भी है, वर्णन भी है और कहानी कथन भी है। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर वही आ गया देखो, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। तो अभ्यास कराया जाता है, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराया जाता है, समूह चर्चा भी कराई जाती है। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा सहयोग की भावना का विकास। तो सहयोग किसमें होगा, समूह कार्य में सहयोग होगा एक दूसरे का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किसने की। तो डॉक्टर डी तिवारी। अब देखो यहाँ भारत की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, भारत की बात कर रहा है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग की शुरुआत किसने की। तो डी तिवारी हैं। वैसे माइक्रो टीचिंग के जो जनक हैं वो W.D. एलन हैं। ठीक है।
अगला है सूक्ष्म शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी अवस्थाएं होती हैं? पहली है प्लानिंग, दूसरी है टीचिंग और तीसरी है फीडबैक। ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि के स्रोत हैं, तो ऑडियो टेप भी है, वीडियो टेप भी है और साथ ही छात्र भी हैं, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण के कितने सोपान हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण के 6 सोपान हैं। कौन कौन से? पहला है आपका प्लानिंग, दूसरा है आपका टीचिंग, तीसरा है आपका फीडबैक, चौथा है रीप्लानिंग, पांचवा है रीटीचिंग, छठा है रीफीडबैक। तो कुल मिला के माइक्रो टीचिंग के कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। अगला देखिए, एक भी क्वेश्चन अच्छा है। एलन तथा रायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं, तो इन्होंने 14 शिक्षण कौशल बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है वो कि निम्न में से शिक्षण कौशल है, तो पाठ प्रस्तावना भी है, उद्दीपन भिन्नता भी है, स्पष्टीकरण भी है, उपरोक्त सभी, ये सभी शिक्षण कौशल हैं। दृष्टांत के उदाहरण हैं, तो दृष्टांत आप दोगे तो किसके? शाब्दिक और अशाब्दिक, ये दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पुनर्वलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है, कथन किसका है? तो ये है WF हिल का कथन है। नेक्स्ट है श्यामपट्ट कौशल के प्रमुख घटक, तो श्यामपट्ट कौशल के प्रमुख घटक कौन से हैं? देखो, लेख की स्पष्टता भी है, कार्य में स्वच्छता भी है और कार्य की उपयोगिता भी है, इसलिए हमारा चतुर्थ वाला ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी है, तो टोटल समय जो होता है वो 36 मिनट होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक कौन सा है, तो ये है कथनों में तारतम्यता, ये वाला चौथा वाला। प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है, तो प्रस्तावना कौशल का जब प्रयोग करोगे तो कब किया जाएगा? छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए आप प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल कौन सा है, तो प्रस्तावना कौशल है। प्रस्तावना कौशल छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है आपका शिक्षण सहायक सामग्री है, तो देखो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दृश्य श्रव्य सामग्री, उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री है। नेक्स्ट है प्रक्षेपित सहायक सामग्री, तो कंप्यूटर भी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी है, यानी इसी को बोलते हैं OHP। OHP का पूरा नाम है ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीविजन, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा और चौथा देखिए आप, गणित किट के उपकरण हैं, तो फ्रैक्शन डिस्क, त्रिभुज, आयत, ये सभी वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है प्रदर्शन पट की माप कितनी होनी चाहिए, तो 4x4 और 4x6, ये दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा प्रदर्शन पट किसका बना होता है, तो ये प्लाईवुड का बना होता है। किसका? प्लाईवुड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा फ्लैड नामक रेशेदार मोटा कपड़ा प्रयुक्त होता है, तो ये होता है फ्लैनल बोर्ड में। रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो मार्कोनी ने किया है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी। अगला क्वेश्चन है हमारा लागत रहित अल्प लागत सामग्री है, यानी अल्प मतलब बहुत कम लागत सामग्री, बहुत कम रुपए लगाए गए जिससे कि वो सामग्री प्राप्त हो जाए, तो कम से कम लागत। बटन, बोर्ड, पेपर, उपरोक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दृश्य श्रव्य संबंधी अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये 1951 की बात है। दृश्य श्रव्य शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है 1951 में। अगला क्वेश्चन है अप्रेक्षित सहायक सामग्री है, तो देखो यहाँ पे देखो चार्ट, रेखाचित्र और वास्तविक वस्तुएं, ये सभी क्या हैं? अप्रक्षेपित है। नेक्स्ट है गणित किट का उपकरण है,
तो गणित किट का उपकरण जो है वो होमिलोज गणित किट का उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 12, अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण करने वाली समिति थी, तो ये थी दबे समिति। नेक्स्ट है टेलीविज़न सहायक सामग्री है, तो देखो टेलीविज़न पर आप दृश्य भी देखते हो और श्रव्य यानी आवाज़ भी सुनते हो, इसलिए ये टेलीविज़न है वो दृश्य श्रव्य सामग्री है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कम से कम लागत की हो, बहुउद्देशीय हो यानी बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हों, और छात्रों के मानसिक स्तर के क्या है अनुरूप हो। इसका मतलब सभी वाला हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा है तो ये BF स्किनर की परिभाषा है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है तो वो क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है ये मूलभूत सिद्धांत है। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो बालक के उपयोगी ज्ञान प्रदान करे। बालक को कैसा उपयोगी ज्ञान प्रदान कर बच्चे का सर्वांगीण विकास करे। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यता और व्यक्तियों का विकास भी है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण का मतलब है सबसे पहले आप मान लो कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है, तो सबसे पहले आप पेड़ दिखाओ और पेड़ के बाद पूर्ण से अंश की ओर, उसके बाद उसके अंश की चर्चा करो। यानी पहले पूरा पेड़ दिखा दो बच्चों को, इसके बाद जड़ की बात करो, उसके बाद तने की बात करो, इसके बाद फल की, इसके बाद फूल की। तो ये पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षा सूत्र है ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। अब गेस्टाल्टवादी कौन कौन कहलाते हैं? कोलर कहलाता है, बर्दिमर, कोपका, जिन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग अपना किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये रॉस का है। किसका? रॉस का। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्रियापरक शिक्षण प्रविधि का अर्थ है छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है, तो कथनों में तारतम्य। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए। विवरण प्रविधि गणित किट का उपकरण है हेमिलोज। चलिए अगला देखते हैं, तर्कात्मक तर्क से शिक्षण स्थायी एवं ठोस होता है, तो ये अधिगम कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए, तो ये सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है, ये 3 है। ये आपके पेपर चल गए, ठीक है, जो आपके पेपर थे 17, 18, 19, उनमें से 17 वाला पेपर है। बच्चों से कदम ताल करना, हाथ ऊपर नीचे करना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये क्या है? तो ये शारीरिक गतिविधि है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य, तो उपचारात्मक शिक्षण का जो प्रमुख कार्य है वो दोषपूर्ण अध्ययन और अध्यापन के प्रभाव को दूर करना है। तो ये 2017 का पेपर था। कितना सिंपल पेपर है, अब समझो आप। अब ये 2018 का पेपर है। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध, प्रोत्साहन है, ये बर्टन के हैं। प्राचीन काल की शिक्षण विधि क्या है? शिक्षक केंद्रित है, और इस समय की वर्तमान की बाल केंद्रित। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो भाई बच्चे की रुचि और मानसिक स्तर दोनों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम, ये शिक्षण विधियाँ हैं। शिक्षण विधियाँ जो होती हैं वो शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम होती हैं। शिक्षण विधियाँ आधारित हैं तो शिक्षण सूत्र पर आधारित हैं। ये भी आपका क्लियर था कॉन्सेप्ट, ये भी आपको याद है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपको याद है। संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी होती है? संप्रेषण की प्रक्रिया जो है
वो एक पक्षीय नहीं होती बल्कि दो पक्षीय होती है। बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहले मैं कई बार आपको एक पक्षीय और दो पक्षीय दोनों सही बता चुका हूँ, जबकि ये गलत है। ठीक है, एक पक्षीय में तो संप्रेषण हो ही नहीं पाएगा। संप्रेषण का मतलब क्या है? बातचीत। ठीक है, आदान प्रदान। तो बातचीत करने के लिए दो या दो से अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये दो पक्षीय वाला ऑप्शन सही है। ये आप पीछे जो जितना मैंने बताया उसमें सही कर लेना। आप दो पक्षीय ध्यान रखना। निम्नलिखित में उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है? तो मूर्त से अमूर्त की ओर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण का समान सिद्धांत नहीं है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, लेकिन परिणाम का सिद्धांत है, ये नहीं है। पूर्ण से अंश की ओर फिर आ गया। देखो अभी मैंने समझाया गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान पर। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी परिभाषा 2-3 बार करा दी। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं, नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसकी है? यह पेस्टोलॉजी की है। अगला क्वेश्चन देखो, यह भी क्वेश्चन हमने आपको कराया, प्रयोग प्रदर्शन। तो प्रयोग किस में करोगे? विज्ञान में प्रैक्टिकल करते हो आप। अगला क्वेश्चन देखो, यह भी आपको क्वेश्चन कराया हुआ है, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति का विकास। तो सबसे सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति का विकास कहाँ होगा? पर्यटन में। किस प्रविधि में? पर्यटन में। यह भी क्वेश्चन आपको कराया है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेना। तो पूर्व ज्ञान की जानकारी यानी प्रस्तावना कौशल। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया है, कल्पना शक्ति का विकास होता है किसमें? कहानी के माध्यम से होता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट पेपर आपका शुरू हो गया। अगला पेपर देखो, अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं कह रहा है। ठीक है, तो देखो क्रियाशीलता का भी सिद्धांत होता है, रुचि का भी होता है, प्रेरणा का भी होता है, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि नहीं होती। तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया गया है। संप्रेषण के घटक प्रेषक भी है, संदेश भी है, ग्राही भी है, उपरोक्त सभी। तो ये भी आपको कराया है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है। ऐसी कौन सी सामग्री नहीं है जो दृश्य श्रव्य नहीं है? जैसे टेलीविजन है, टेलीविजन में दृश्य भी है और श्रव्य का मतलब आवाज़ भी है। चलचित्र में दृश्य भी है, आवाज़ भी है। कंप्यूटर में आवाज़ भी है, चित्र भी है। लेकिन रेडियो है, रेडियो में आवाज़ है लेकिन चित्र नहीं है। तो भ्रमण प्रवृत्ति के चरण कौन से हैं? देखो शैक्षिक उद्देश्य है, प्रकरण का चुनाव बिल्कुल सही है, पर्यटन स्थल बिल्कुल सही है, पर्यटन स्थल सामग्री ये भी सही है, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही है। ये भी क्वेश्चन आपका कराया हुआ है। जितने पेपर में आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। प्रयोग प्रदर्शन विधि क्या है? देखो प्रयोग प्रदर्शन में क्या करोगे? विज्ञान विषय पर, विज्ञान में तो ही प्रयोग करोगे आप। पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार अगर दोहरा रहे हो तो ये आवर्ती का सिद्धांत है। भाई बार बार दोहराओगे तो आवर्ती का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को आनंददायक बनाना है आपको, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाना है। तो खेल और गतिविधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, शिक्षण प्रविधि के प्रकार है। तो भाई प्रश्नोत्तर भी है, वर्णन भी है और कहानी कथन भी है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर तो है, पूर्ण से अंश की ओर भी है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी है, लेकिन प्रेरणा का सिद्धांत ये नहीं है शिक्षण सूत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो देखो नए ज्ञान, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान की बात कर रहा है, तो ये ज्ञात से अज्ञात की है ओर है। पहले जब हमें कोई चीज़ ज्ञात होगी तभी तो हम अज्ञात की ओर बढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी है। मान लो किसी बच्चे को आपको क्या है, हिंदी पढ़नी नहीं आ रही, ठीक है, या आप कह सकते हो कि उन्हें वर्णमाला नहीं आ रही, का खा गा आता नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट उन्हें बड़े स्तर पे वाक्य बनाना सिखा दो या वाक्य इमला लिखाना सिखा दो, तो ये नहीं चलेगा ना। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले उसे का खा गा के बारे में ज्ञात हो, जब ज्ञात होगा तब वो सीख जाएगा आगे। नेक्स्ट है देखो अगला क्वेश्चन, सहयोग की भावना। तो भाई ग्रुप में होगी, समूह में होगी सहयोग की भावना। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास कभी होगा? कहानी के माध्यम से, जब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी सुनाओगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शित करते हैं, सिद्धांत में व्यवहार में सहायता की अपेक्षा की जाती है। एक कथन किसका है? तो ये रेमेंड का है। ये भी आपको समझाया गया है, ये भी आपको पढ़ा दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण में देखो क्या होता है, अभ्यास तो कराना ही कराना है, खेल एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन भी कराना है, समूह चर्चा भी करानी है, इसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो वही आ गया,
प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया। तो प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया एक पक्षीय नहीं होती, एक पक्षीय दो पक्षीय ए भी खत्म है, नहीं होगा, दो पक्षीय होगा। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होगी दो पक्षीय होगी। जहाँ जहाँ भी मैंने एक पक्षीय और दो पक्षीय आपको बताया वहाँ पे आपको दो पक्षीय करना है। तो ये कैसी वीडियो लगी आपको कमेंट करना, सारे के सारे मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।